हम उनके कब्रिस्तानों में अगर मंदिर खोजना शुरू कर दें काली माता का, तुमको कैसा लगेगा? हम उनके मस्जिदों में अगर भगवान की मूर्ति देखना शुरू कर दें, तुमको कैसा लगेगा? वैसा ही यहां भी हुआ। पुजारी जी की हत्या कर दी गई। पुजारी जी की हत्या के पहले भी, एक दशक पहले भी एक संत की वहां हत्या कर दी गई। जिस धार्मिक स्थल पर गोस्वामी जी ने गोदान किया था, 12,000 गायों को दान किया था, उस स्थल पर करबला बनाकर, बिरयानी बना करके उनकी हड्डियों को उस तालाब में डाला जा रहा है। स्वीकार करेंगे आप? समाज स्वीकार करेगा? कभी स्वीकार नहीं करेगा। सरकार यूसीसी लाने वाली थी, यूजीसी आ गया और काफी विरोध हुआ, कोर्ट ने रोक भी लगाया। क्या किस रूप में आप देखते हैं यूजीसी को? जो बच्ची पढ़ने जा रही है, जो डीएम, एसपी और यूपीएससी और समाज के बड़े बड़े पदों के लिए करियर के रूप में देख रही है, इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहती है, वो जेल की हवा खानी। समाज का एक बड़ा मुद्दा है, ये समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। तो सामान्य वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं, उनके मन में एक भय हो गया है और उनसे ज्यादा उनके गार्जियन के मन में हो गया है कि मेरा बच्चा पढ़ने जाएगा। वो आज किसान अपनी जमीन की मिट्टी बेच करके अपने परिवार का पालन कर रहा है। जो प्रशासन कहता है कि ये चीनी मिल के लिए हमारे पास जमीन नहीं है, तो मैं इस बार खेती की जमीन की, ये भ्रष्ट और नाटारे जो अधिकारी हैं, मैं इनकी बात करूंगा, ये अपने ऑफिस में किस बात का तनख्वाह लेते मुझे समझ नहीं आता। इन्होंने दिखा दिया कि भदोही में जमीन नहीं है, कुर्सी आगे सामने रखी है। इस कुर्सी की कीमत कौन तय करता है? इसको बनाने वाला करता है कि नहीं करता है? लेकिन किसानों की जो गेहूं, चावल, जो अन्न, इसकी कीमत किसान नहीं तय कर पा रहे हैं। इसकी कीमत सरकार तय करती है और सरकार किसान को कमजोर बना रही है। आज हमारे यहाँ का नौजवान शहरों में जाता है, क्या करता है? उसके पास एक नौकरी होती है, सबसे पहली नौकरी दरबानी, सिक्योरिटी का नाम दे देते हैं, थोड़ा अंग्रेजी में सब है, दरबानी करता है जाकर के। उसको तो नालायक बना दिया जाता है, किसी के दरवाजे पर डंडा लेके खड़ा है। जबकि वो किसान अपने खेत पर काम करे तो उससे ज्यादा अर्निंग कर सकता है। लेकिन ये समझ में आता है कि एक समय ऐसा भी था कि अगर प्रतिनिधि भी कोई महिला चुनी जाती थी, आरक्षण के नियमानुसार मजबूरी थी, तो वो भी पल्लू में ढक करके आती थी और उसके साथ 2-4 पट्टे रखे, वो अपने आप को जो है प्रतिनिधि के रूप में, प्रधान के रूप में, बीडीसी के रूप में, जिला पंचायत के रूप में, विधायक के रूप में वो अपना जो है रुतबा दिखाते थे। 2026 में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है और 27 में भी चुनाव है। आपका क्या मूड है? क्या आप कोई इसमें से ट्राई करना चाहेंगे? आप भी राजनीति में, लोगों की इच्छा शक्ति रही तो जरूर रखेंगे। जो है हम सब तो तैयार बैठे रहते हैं, लेकिन हमारी अपनी भावनाएं नहीं है। निश्चित तौर पर चुनाव लड़ना चाहिए, मैं इस बात का वाहक हूँ। इस बात मेरे परिप्रेक्ष्य में आप पूछेंगे, लेकिन वो तय व्यक्ति नहीं करता। हम गर्व महसूस करते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक हैं। कोई पथ संचलन में गणवेश में होता है तो कोई फूल और जो है आरती उतारने के लिए सड़कों पर खड़ा रहता है। तो आज मोदी जी प्रधानमंत्री थोड़ी होते, आज योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थोड़ी होते। नमस्कार, भारत क्रांति न्यूज के विशेष पॉडकास्ट शो में आपका स्वागत है। आपको बताएं कि आप हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से उन विशेष शख्सियत से मिलेंगे जो क्षेत्र में समाज के लिए कुछ विशेष कार्य किए हैं और उनसे जुड़कर आप कई महत्वपूर्ण चीजों को भी जानेंगे। बड़ा ही यूजफुल पॉडकास्ट होने वाला है आपके लिए। आज जो एक विशेष मेहमान के रूप में हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल मिश्रा जी। आपको बताया कि आप भारतीय किसान संघ से काशी प्रांत के मंत्री हैं। इसके अलावा समाज सेवा के रूप में आप विगत कई वर्षों से समाज की सेवा कर रहे हैं। लोगों के सुख दुख में पहुंचना, लोगों से मिलना एवं और भी सामाजिक जिम्मेदारियां निभा रहे हैं अनिल मिश्रा जी। आइए उनसे जोड़ते हैं और कुछ विशेष चर्चा करते हैं। जी मिश्रा जी, स्वागत है आपका। आप काशी प्रांत मंत्री हैं और विशेष बात भारतीय किसान संघ से हैं। काशी प्रांत जो है अपने सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है, अपने धार्मिक महत्व के लिए। अगर सबसे पहले बात करें किसानों की, तो आपका जो ये संघ है किस तरह किसानों के लिए काम कर रहा है? सर कुछ अपने बारे में बताइए। सबसे पहले जो आज का दिन है, ये बड़ा शुभ दिन है। आपने इसका चयन किया, यह मेरे लिए सौभाग्य है। आज 9 वर्ष है। मैं आप सभी को और इस अपने भारत क्रांति परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से पूरे समाज को, पूरे क्षेत्र को, अपने पूरे देश के, अपने गौरवशाली अतीत से और 9 वर्ष की जो हमारी गरिमामय परिस्थिति है, वो अतीत है, उसकी तरफ से उसको सबक लेते हुए पहले तो बधाई देता हूँ और ये निवेदन भी करता हूँ कि हर एक भारतीय आज के 9 वर्ष के दिन अपने मित्रों को, परिवार को, अपने शुभचिंतकों को 9 वर्ष की शुभकामना दे। आज एक शुभ दिन है, अपने बड़ों को प्रणाम करना, अपने ईश्वर को धन्यवाद देना कि फिर हमें नवीन जो हमारा नया साल चलने वाला है उसमें हमें प्रवेश करने का मौका मिला है। ये करना, ये हम लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि ये अत्यंत आवश्यक है। आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं ये बातें रखना चाहता था और फिर आप सबको पुनः एक बार बधाई देता हूँ। भारतीय किसान संघ इस समय किस तरह कार्य कर रहा है? विशेष रूप से किसानों का किस तरह से भला हो रहा है इस संघ के द्वारा?
किसानों के लिए जब हम किसानों की बात करते हैं या कृषि की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप को देखना पड़ता है। हम कहाँ हैं? हम दुनिया के नक्शे में भारत जैसे देश में हैं। इसे कृषि प्रधान कहा जाता है। हमारे अतीत में कहा जाता था कि हम सोने की जो हम चिड़िया हैं, तो उसका कारण क्या था? हमारी कृषि बाहुल्यता और कृषि पर निर्भरता। हमारा जो मजबूत का सबसे बड़ा मजबूती का केंद्र है वो कृषि है, और भारतीय किसान संघ उसी अपने जो है परंपरा को आगे बढ़ाते हुए किसानों के कृषि के बीच एक समन्वय स्थापित करके पुनः भारत को उसी स्तर पर ले जाना चाहता है जैसा हम अतीत में रहे, कृषि प्रधान के रूप में रहे। दुनिया के समस्त देश हमारे यहाँ अगर आए तो कहीं कहीं हमसे व्यापार करने के लिए आए, तो व्यापार जो है कृषि आधारित था। खाना दबोच दुनिया में हमने लोगों को जीना सिखाया, हमने लोगों को पोषण करना सिखाया, और उसका एक वाहक बनकर के भारतीय किसान संघ आज भगवान बलराम जी की पूजा करते हुए, उनको अपना इष्ट मानते हुए, हम हल को अपना जो है हल को सिरोधार्य कर करके किसानों के लिए एक क्रांति बन करके आगे बढ़ रहे हैं। सर, काशी प्रांत स्तर पे आप लोग लगातार किसानों के मुद्दों को उठाते हैं। अभी हमारा चैनल लगातार उसमें बना हुआ था, आप लोगों ने चीनी मिल मुद्दा उठाया था औराई का, वो बात सर कहाँ तक पहुंची है और क्या लगता है उसमें? चीनी मिल कोई मुद्दा नहीं है। चीनी मिल और भदोही एक दूसरे के पूरक हैं। चीनी मिल जो होता है ये तो मुद्दा नहीं हमारे लिए। चीनी मिल भदोही जो है ये किसानों के और हमारे भदोही की जो समृद्धि है, ये दोनों के बीच की कड़ी है। इसको मुद्दा मान के चलेंगे तो हम उलझ जाएंगे। 2007 में ये बंद हुआ, क्यों बंद हुआ? 2007 में इसके बंद होने के कारण जो है राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव और भ्रष्टाचार रहा। इसमें न तो किसानों की कमी रही और न तो मिल में किसी प्रकार की कमी न थी, लेकिन तत्काल की परिस्थितियों ने जो है, मैं उन परिस्थितियों पर नहीं जाना चाहता। मैं इतना जानता हूं कि जो किसानों के साथ अन्याय हुआ है, जो किसानों के पेट पर लात मारा गया है, जो किसानों की जमीन को आज किसान अपनी जमीन की मिट्टी बेच करके अपने परिवार का पालन कर रहा है, जो खेत में फसल के सोने की तरह जो है देने वाली फसल उनके परिवार के लिए और समाज के लिए जो है बनता था, आगे बढ़ता था, आज वो मिट्टी बेच करके उसको कब्र की तरह, आप देखो, आपने देखा होगा कब्र खोदा जाता है ना, उसमें इंसानों को गाड़ने के लिए। तो ये जो आज किसान अपने खेतों को खोद रहे हैं, मिट्टी को बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं? अपनी माता को, धरती को जो है जिससे वो अन्न खाते थे, आज वो मजबूर हैं। तो ये किसानों के पेट पर लात मारा गया है, और चीनी मिल बंद करके जितना बड़ा पाप, जितनी बड़ी राजनीतिक दुराग्रह से किया गया पाप भदोही में किया गया है, निश्चित ही उसका फल आज किसान परेशान है तो कल समाज भी परेशान होगा। चीनी मिल मुद्दा नहीं है। चीनी मिल भदोही की समृद्धि का एक बड़ा अंग है, उसको चालू करना ही होगा, उसके सिवा कोई उपाय नहीं है। तो उसका सर कोई सकारात्मक असर हुआ? हाँ, हुआ है। हम लोगों ने लगातार आंदोलन किया, आप सब उसके प्रतिभागी रहे हैं, समय समय पर जन जन के पास गए। सरकार कहती है, सरकार के नुमाइंदे के रूप में हमारा भदोही प्रशासन है। भदोही प्रशासन कहता है कि ये चीनी मिल के लिए हमारे पास जमीन नहीं है। तो मैं उनको पूछना चाहता हूं कि चीनी मिल किस उद्देश्य से खोला गया था? चीनी मिल का अतीत कैसा है? जब चीनी मिल यहां भदोही में खोला गया तो उसमें भदोही जिला भी था, यह काशी जिले के अंतर्गत आता था। और जब वो औराई में स्थापित हुआ तो उसका सबसे बड़ा कारण था कि औराई को आप एक भौगोलिक स्थिति से देखिए, जिस स्थान पर चीनी मिल है वहां से मिर्जापुर, वहां से जौनपुर, वहां से वाराणसी और वहां से प्रयागराज समान दूरी पर है। और स्थितियां तब और अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी जब हमारे सेंटर आजमगढ़ में भी थे, प्रतापगढ़ में भी थे और फतेहपुर तक काउंटर खुले थे। वहां तक के किसान अपने गन्ने को ले आकर के यहां पर देते थे, और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 2 बार यह सम्मानित किया जा चुका है। यहां पर कभी यह घाटे का सौदा था ही नहीं। रही सवाल खेती की जमीन की, ये भ्रष्ट और नाकारे जो अधिकारी हैं, मैं इनकी बात करूं अगर, ये अपने ऑफिस में किस बात का तनख्वाह लेते मुझे समझ नहीं आता। इन्होंने दिखा दिया कि भदोही में जमीन नहीं है। अरे सर, जब ये भदोही को लेकर बना ही नहीं था, ये तो बना था काशी क्षेत्र को लेकर के। काशी क्षेत्र के अंतर्गत एकमात्र ऐसी मिल थी जो सोना उगल रही थी, जिसकी चीनी और जिसकी मिठास गए। सरकार कहती है, सरकार के नुमाइंदे के रूप में हमारा भदोही प्रशासन है। भदोही प्रशासन कहता है कि ये चीनी मिल के लिए हमारे पास जमीन नहीं है। तो मैं उनको पूछना चाहता हूं कि चीनी मिल किस हमारे लाखों किसानों को, जौनपुर के, मिर्जापुर के, वाराणसी के, भदोही के और प्रयागराज के किसानों को जो है समृद्ध बनाया हुआ था। आज पूरा पश्चिम देखिए, आप गोरखपुर का बेल्ट देखिए, चीनी मिल को लेकर के वहां किसान इतना ज्यादा सचेत रहते हैं कि अगर कोई भी परिस्थितियां सरकार की तरफ से निगेटिव होती है तो वो खड़े हो जाते हैं। मेरे यहाँ राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव, भ्रष्टाचार ने उस चीनी मिल को बंद करा दिया। हम लोग लगे हुए हैं, पूरे मन से लगे हुए हैं। हम कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, हम सत्ता के गलियारों में खड़े हुए व्यक्ति नहीं है, और न तो विपक्ष की जो है कथनी और करनी के अंतर वाली आवाज।
हम किसान के साथ हैं, हम जमीन पर खड़े हैं, हमें मालूम है कि हमारी चीनी मिल है और इसको देगी हमारी सरकार ही। सरकारें चाहे किसी भी पार्टी की हो, हम अपने सरकार से यह आग्रह करते रहेंगे कि हमें हमारी चीनी मिल दे। किसान गन्ना बोने के लिए तैयार हैं। जमीन की अगर बात करें तो भदोही के जो ये भ्रष्ट और नाकारा अधिकारी हैं, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे हमारे भदोही का प्रशासन हो, इनको सबक लेना चाहिए। इनको अपने ऊपर के सचिवों को कम से कम सही रिपोर्ट देनी चाहिए कि भदोही की औराई चीनी मिल 4-5 जिलों के बीच की एकमात्र उद्योग का बड़ा साधन है। और जमीन की बात करेंगे तो ऐसी 5 चीनी मिलें चल जाएंगी। इतनी जमीन प्रयागराज, मिर्जापुर, भदोही, प्रयागराज और जौनपुर मिलाकर के होगा। हम प्रयास कर रहे हैं, हम पीछे नहीं हैं। जिस तरह सर आप लोग सामाजिक मुद्दे उठाते हैं, चर्चा होती है कि अगर लोगों को राजनीतिक बल भी मिल जाए तो लोग और भी अच्छा काम कर सकते हैं। चुनाव आने वाले हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। आपकी कोई टीम की कोई तैयारी जिला पंचायत स्तर पे या ब्लॉक प्रमुख स्तर पे कोई तैयारी आप लोगों की? चुनाव लड़ना भारत के संविधान के अनुसार भारत के हर नागरिकों का एक अधिकार होता है, और यह अधिकार कर्तव्य में जब बदल जाए तो उस देश में, उस क्षेत्र में खुशहाली आ जाती है। हमारे यहाँ जो आज की परिस्थिति चल रही है, उस परिस्थिति में चुनाव एक भ्रष्ट और एक खानादबोश टाइप का, मैं ये कहता हूँ। खानादबोश मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि चुनाव आती है, ये सर्वविदित है, सब आप सब जानते हैं। किसी भी प्रकार का हित की बात नहीं होती है, सिर्फ पैसे की बात होती है, लेन देन की बात होती है, वोट के खरीद फरोख्त की बात होती है, जातिवाद की बात होती है। इन समाज के भीतर अंतर्निहित जो आज के मुद्दे हैं, ये समाज को खत्म कर रहे हैं। और पंचायत चुनाव जैसे एक बलशाली भारत के संविधान की सबसे सर्वोच्च शक्ति जो है, जो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि सत्ता को विकेंद्रीकरण किया जाए और सत्ता गांव में पहुंचाई जाए, सत्ता अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाई जाए, तब जाकर के भारत मजबूत होगा। उसको खोखला कर देने का एक बहुत बड़ा इस पंचायत चुनाव के माध्यम से एक तरीका बना दिया गया है, उसको तोड़ना होगा। आपने कहा ना, भारतीय किसान संघ कहता है कि भारत का हर किसान हमारा नेता है। हम ये कभी नहीं कहते कि हम नेता हैं, हमने कभी नहीं कहा हमारे जो उच्च पदाधिकारी हमारे नेता हैं। ऐसा हमारे भारतीय किसान संघ के संविधान में भी नहीं है। भारतीय किसान संघ भगवान इष्टदेव अपने बलराम जी को आराध्य मान करके और किसानों को अपना नेता मानता है, जो खेत में है, जो अपने खेत में खेती कर रहा है, रात में बिना चप्पल के जो है ठंड के ऋतुओं में भी अपने खेत की सिंचाई करता है, जो दवाई बिजाई करता है, गेहूं और चावल और विभिन्न प्रकार के अन्न, मोटे अनाज तैयार करता है और खुद भी खाता है, और खुद खाने से पहले अपने समाज को जोड़ देता है। आप बात करेंगे कि किसान संघ किसानों के साथ क्यों खड़ा है, तो मैं तो इसलिए कह रहा हूं, आज आप बैठे हुए हैं यहाँ पर, यह कुर्सी आपके सामने रखी है, इस कुर्सी की कीमत कौन तय करता है? इसको बनाने वाला करता है कि नहीं करता है? लेकिन किसानों की जो गेहूं चावल जो अन्न उपज हो रहा है, इसकी कीमत किसान नहीं तय कर पा रहे हैं। इसकी कीमत सरकार तय करती है और सरकार किसान को कमजोर बना रही है। जिस दिन यह समय मजबूत होगा, किसानों को उनके अपने क्रॉप का फसल तय का दाम तय करने का अधिकार होगा, उस दिन विदेशों में जो बड़े बड़े किसान आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह भारत का भी किसान हर एक उद्योग से आगे बढ़ करके एक बड़ा काम करेगा, एक बड़ी समृद्धि लाएगा। अभी सर जो हम लोग राजनीति पे बात कर रहे थे, अभी मैं एक सर्वे पढ़ रहा था कि जो भारत सबसे युवा देश है, लेकिन सबसे कम भागीदारी है राजनीति में युवाओं की, जबकि युवा लोग समझदार नहीं है। अभी आपने कहा कि टोटल भ्रष्टाचार का खेल होता है, अगर वहां शायद कुछ सुधार हो। क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि युवा इंटरेस्ट नहीं दिखाते राजनीति में, बस सोशल मीडिया में गाली देते हैं? मैं भी आपका एक वो देख रहा था, चार्ट देख रहा था, उस चार्ट में था पलायन शब्द, उस चार्ट में मैंने देखा पलायन शब्द था, भ्रष्टाचार था। मैंने भ्रष्टाचार बताया, इस भ्रष्ट तंत्र को खत्म करने के लिए युवाओं को भी आगे आना पड़ेगा। आपने राजनीति की बात छेड़ी, मैं उससे थोड़ा अलग हट गया, क्योंकि हम राजनीति की बात नहीं करते। चुनाव लड़ना जनता का काम है। किसान और किसान संघ के सारे पदाधिकारी, सभी लोग ये देख रहे हैं कि किसानों का हित कहाँ है। आवश्यकता पड़ने पर हमारे किसानों के बीच से हम अपने लोगों को खड़ा करेंगे। किसान संघ का पदाधिकारी किसान संघ चुनाव नहीं लड़ेगा। हम एक और राजनीतिक संगठन है, हमारा काम किसानों को मजबूती देना है। लेकिन हम समाज में के एक जागरूक नागरिक भी हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे किसानों के बीच में इसको लेकर के, समृद्धि को लेकर के आशा किन लोगों ने जगाई है। निश्चित तौर पर पंचायत का जो चुनाव होता है, जमीन का चुनाव होता है। जब पंचायत की आप बात करते हैं, इसमें अलग नहीं होता, किसान की बात होती है, और वो जाति से अलग होता है, धर्म से अलग होता है, वो अमीर और गरीबी से अलग होता है। वो खेत का बैठा बंदा है, वो ट्रैक्टर चलाता है, वो बैल से अपनी जुताई कर रहा है, वो सिंचाई कर रहा है, वो बिजली के संकट से परेशान है, वो मार्केट में भाव से परेशान है। जब वो उसके यहाँ बहुतायत में जो है माल मतलब अन्न संग्रह हो जाता है, तो मार्केट के जो है बड़े बड़े मठाधीश लोग गिरा देते हैं। और जब मार्केट में जो है, जब उस अन्न का, मेरे कहने का मतलब भंडारण की है, हम भंडारण की समस्या से परेशान हैं। सरकार से आग्रह किया गया है, सरकार काम कर रही है, निश्चित तौर पर हम उस पर आगे बढ़ेंगे।
किसान प्रगतिशील होगा और राजनीति में भी किसानों की भागीदारी होगी, लेकिन वह प्रत्यक्ष तौर पर न होकर के अप्रत्यक्ष तौर पर जिसमें हमारा हित हो सके, जिसमें देश का हित हो सके, हम उसमें भागीदारी करेंगे। अब पलायन की बात करते हैं, जिस पर आपने भी चर्चा किया कि क्या है युवा क्यों नहीं जाएगा। आज खेती करना एक शर्मनाक विषय हो गया है। क्यों हो गया है? आज हमारे यहाँ का नौजवान शहरों में जाता है, क्या करता है, उसके पास एक नौकरी होती है, सबसे पहली नौकरी दरबानी, सिक्योरिटी का नाम दे देते हैं, थोड़ा अंग्रेजी में सब है, दरबानी करता है जाकर के, उसको तो नालायक बना दिया जाता है, किसी के दरवाजे पर डंडा लेके खड़ा कर दिया जाता है। जबकि वो किसान अपने खेत पर काम करे तो उससे ज्यादा अर्निंग कर सकता है। लेकिन आज की जो परिस्थितियां किसानी को जो है एक निचले स्तर का जो दर्जा दे दी है, उससे ऊपर उठ करके हमें काम करना पड़ेगा। प्रगतिशील खेती करनी पड़ेगी, जैविक खेती करनी पड़ेगी, और किसानों का जो हक है, अन्न का जो सही निर्धारित मूल्य है, वो सरकार हमें दे, सुविधाएं हमें दे। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें कतई भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए। हम अपने अधिकार के लिए अंतिम स्तर तक लड़ेंगे। भदोही की सबसे बड़ी समस्या चीनी मिल है। चीनी मिल चालू हो जाए तो हमारे भदोही का, आसपास के जिलों का किसान का पलायन रुक जाएगा। युवाओं को, जो आज की पीढ़ी है, उनको रोजगार मिलेगा। मैं आपको आंकड़े बताता हूं। हम पश्चिम में गए, सौभाग्य से मैं भारतीय किसान संघ के जो गन्ना आयाम समिति है, जो राष्ट्रीय स्तर पर बनी है, उसका मैं भी सदस्य हूं। और उसी के जो संयोजक हैं, जो हमारे गन्ना आयाम समिति के प्रमुख हैं, वो भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, श्री साई रेड्डी जी। तो इस विषय पर मेरा कई चीनी मिलों में, दक्षिण के भी चीनी मिलों में, महाराष्ट्र के भी, उत्तर प्रदेश के भी, मुझे लगा दर्जनों चीनी मिलों में दौरा हुआ हम लोगों का। हम लोगों ने इस बात को महसूस किया कि भदोही का किसान और भदोही के किसान के साथ साथ यहाँ की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव और प्रशासनिक तंत्र की फेलियर है, इन सबका अगर समन्वय मिल जाए तो हमारा चीनी मिल तो ऐसे जगह पे बना है, पूरी दुनिया में, पूरे देश में ऐसे चीनी मिल के लिए, मतलब जो कहते हैं ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर भदोही चीनी मिल का है, औराई का। आप देखिए, औराई चीनी मिल के जिस स्थान पर चीनी मिल है, वहां 4 लेन का स्क्वायर है, मिर्जापुर दुद्धि से लेकर के लुम्बिनी तक के लिए, और प्रयाग जीटी रोड हमारा है, और उसके बगल में फ्रेट कॉरिडोर बना है, रेलवे से कंटेनर यार्ड चीनी मिल तक है। उसके साथ साथ आप देखिए, बगल में गंगा जी बहती है। आज सरकार ने हावड़ा मतलब कलकत्ता के डक को, पोर्ट को बनारस तक जोड़ के रखा है। अब वो प्रयागराज तक ले जा रहे हैं। मतलब हम जलयान से, ट्रेन से और परिवहन, इन सभी माध्यमों से। और सौभाग्य है कि भदोही में एक पुरानी हवाई पट्टी भी है, वहीं पर है, चीनी मिल के पास में है। हम अगर उसको चालू करा दें तो हम वायु मार्ग से भी अपने चीनी को कहीं भी बेच सकते हैं। हम सल्फर युक्त से सल्फर मुक्त चीनी बना सकते हैं। हम उस चीनी मिल को चालू कर, चूंकि वहां पर्याप्त जगह है, उसके साथ कई छोटी बड़ी इकाइयां और भी लगा सकते हैं। और हम अगर चाहे, सरकार का जो है सकारात्मक रवैया मिल जाए, शासन अगर इस पर सहमति दे दे, जिसके हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो भदोही से पलायन रुक जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, किसान समृद्ध होगा। और निश्चित तौर पर जिसकी कल्पना आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि यार नया साल है और इसमें कुछ नया हो, कुछ विशेष हो, तो भदोही कम से कम देश के मानचित्र में डॉलर नगरी के रूप में अगर है, तो कृषि प्रधानता के रूप में एक तरफ जो है हम उद्योग के माध्यम से डॉलर ले आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अन्न और चीनी के माध्यम से भी हम पूरी दुनिया में खड़े होंगे, और उसका फायदा भारत को भी मिलेगा, उत्तर प्रदेश सरकार को भी मिलेगा, और हमारा किसान समृद्ध होगा। चीनी मिल के अलावा सर, भदोही स्तर पर आप जो जा रहे हैं, तो 3 वर्गों की बात करें, विशेष रूप से सरकार बात करती है, युवा, महिला और किसान। इसके और कोई ऐसा आपके पास आइडिया है, उपाय, जिससे भदोही के इन तीनों वर्गों को लाभ मिल सके? भदोही में ऐसा कुछ हो जो विशेष रूप से? महिलाओं पर अगर हम बात करें तो मातृ शक्तियों की सबसे बड़ी भागीदारी होनी चाहिए। कहते हैं ना कि जब परिवार का कोई नाकारा सदस्य हो जाए तो उसको रोक दिया जाता है कि भैया तुम घर पर रहो, घर का काम देखो, और किसी और दूसरे सदस्य को आगे बढ़ा करके उनको जो है नेतृत्व प्रदान किया जाता है। तो आज मैं वर्तमान की सरकार को बहुत धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद इसलिए नहीं कि हम किसी दल या दिल से जुड़े हैं, धन्यवाद इसलिए कि सरकार ने एक बड़ा काम किया, वो सत्ता में और सत्ता के साथ साथ समाज में मातृशक्तियों की, महिलाओं की भागीदारी। मैं अपने ब्लॉक के पास रहता हूं, तो मैं अक्सर देखता हूं आजकल महिलाओं की बड़ी भीड़ होती है। तो ये समझ में आता है कि एक समय ऐसा भी था कि अगर प्रतिनिधि भी कोई महिला चुनी जाती थी, आरक्षण के नियमानुसार मजबूरी थी, तो वो भी पल्लू में ढक करके आती थी, और उसके साथ 2-4 हट्टे कट्टे लोग आते थे। वो अपने आप को जो है प्रतिनिधि के रूप में, प्रधान के रूप में, बीडीसी के रूप में, जिला पंचायत के रूप में, विधायक के रूप में वो अपना जो है रुतबा दिखाते थे। आज चीजें बदल गई हैं। घर घर से महिलाएं, मातृशक्तियां आ रही हैं। वो सिर्फ नेतृत्व करने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आ रही, वो समाज में भागीदारी कर रही है। नेतृत्व के साथ साथ वो आज रोजगार का सृजन कर रही है। उसके साथ साथ आप देखिए ना, आप समूह सखियां, मैंने देखा कि भारत की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना उत्तर प्रदेश सरकार की जो है, वो समूहों में महिलाओं को एक बड़े रोजगार देने का प्रयास। अगर इसमें
शासन के स्तर से किए गए कामों को स्थानीय प्रशासन मजबूती के साथ खड़े होकर के करे तो मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा काम जो बेरोजगारी का है वो दूर हो जाएगा। अगर हमारे यहाँ की एक प्रथा रही है कि घर में पुरुष प्रधान होता था, पुरुष कमाने जाएगा और महिलाएं घर में जो है चाकरी करेंगी, बर्तन पानी करती हैं, वो उनके ऊपर निर्भर रहती थी। आज जो समय आ गया है कि पुरुष भी अपना काम करे और महिलाएं घर पर रह करके स्वरोजगार के माध्यम से, विभिन्न और आयाम है सरकार के, उसके माध्यम से अपने आप को जो मजबूत कर पा रही है। तो ये निश्चित तौर पर देश की समृद्धि का और मजबूती का एक बड़ा मायने है जिस पर आगे बढ़ना चाहिए। मैं सरकार को इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, लेकिन वो भ्रष्टाचार मुक्त हो। जिस दिन वो भ्रष्टाचार मुक्त होगा उस दिन ये चीजें ठीक होंगी, क्योंकि यहां भी बहुत भ्रष्टाचार है। आप देखिए भ्रष्टाचार के क्या है। आप ब्लॉक में बैठ जाइए, शादी विवाह हो रहा है, शादी विवाहों में कमीशन चल रहा है, कई जगह ऐसे, कई जिलों में खुले, हमारे यहाँ भी है, मैं तो खुले तौर पर कहता हूँ हमारे यहाँ भी है। ये चीजें बंद होनी चाहिए। सरकार जब आमदनी के लिए विभिन्न स्रोतों को आपको दिया है, रोजगार दिया है, तो आपको भी प्रत्यक्ष भागीदारी जो है समाज में करनी चाहिए। महिलाएं मजबूत होंगी। महिलाएं आज परिवार में अगर महिलाओं को कहा जाता है महिला पैदा होती, किसी घर में बच्ची पैदा होती है तो वो सहनाई नहीं बचती जो सहनाई बच्चे के पैदा होने पर बचती है। क्या कारण है? क्योंकि उनको लगता है कि आने वाले समय में हमारे पास तो लाखों का खर्चा हो गया। महिला है, घर में घर की जो है एक पोटरी बना के रखते हैं, वो क्या मैं उसको कह लूं तो है। लेकिन जिस प्रकार से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, समाज में उनकी भागीदारी बढ़ रही है, ये बच्चियां कल आगे चल करके पुरुषों से ज्यादा मेहनत करेंगी और निश्चित तौर पर अपने परिवार को समृद्ध बनाएंगे। और एक परिवार को नहीं, एक महिला दो परिवार को समृद्ध बनाती है, वो अपने मायकों को भी समृद्ध बनाती है तो अपने ससुराल की समृद्धि का भी साधन होती है। तो इस प्रकार की जो काम चल रहा है उससे हम लोग बहुत धन्यवाद सरकार को करते हैं। मिश्रा जी, जनपद के कुछ मुद्दों पर और लोकल मुद्दों पर बड़ी बढ़िया बात आपने रखी अपनी। थोड़ा ज्वलंत राष्ट्रीय मुद्दों पर अगर बात करें तो सरकार यूसीसी लाने वाली थी, यूजीसी आ गया और काफी विरोध हुआ, कोर्ट ने रोक भी लगाया। क्या किस रूप में आप देखते हैं यूजीसी को? मुझे इस विषय पर बोलना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं लग रहा, कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन समाज का एक बड़ा मुद्दा है। ये समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। हम आप जब बचपन में स्कूल में पढ़े तो स्कूल की हमारे बगल के बेंच पर या कह लो, पहले तो मैट होता था, जमीन पे बैठते थे, कौन बैठा ये नहीं देखा जाता था, किस प्रकार की परिवेश में है ये नहीं देखा जाता था। और परिस्थितियां चाहे बहुत अच्छी हो और चाहे बहुत खराब हो, टीचर सबको समान देखते थे, शिक्षा सबको समान मिलती थी। वाद विवाद भी होता था, ऐसा भी नया नहीं है, तो उसका समाधान टीचर वही कर देते थे। उनको मालूम था कि ये जो इनके मन में जो आपने यूजीसी यूसीसी की बात की, इस प्रकार की गाइडलाइन आ जाएगी तो ये आगे चल के क्या होगा। निश्चित तौर पर सामान्य वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं उनके मन में एक भय हो गया है और उनसे ज्यादा उनके गार्जियन के मन में हो गया है कि मेरा बच्चा पढ़ने जाएगा। वो एक आशा रखते हैं कि पढ़कर काबिल बनेगा, परिवार को देखेगा, साथ ही साथ समाज में कुछ अच्छा करने जा रहा है। लेकिन इन नियमावलियों में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समाज का हर वर्ग केवल उनको ताड़ित करने के लिए जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं अपभ्रंश जो समाज में विभेद लाने के लिए इस प्रकार के हो। जैसे आपने SC/ST पर देखा ना, शुरू में अब तो सरकार ने बहुत लगाम लगाई, कोर्ट ने बहुत लगाम लगाई, तो आज कम से कम जो पीड़ित उनके साथ न्याय हो रहा है। लेकिन उसके साथ कुछ लोग इसको साधन बना लेते हैं और उस साधन के द्वारा छात्राओं का भविष्य अधर में पड़ जाएगा। जो लड़का जो बच्ची पढ़ने जा रही है, जो DM, SP और UPSC और समाज के बड़े बड़े पदों के लिए अपने कैरियर के रूप में देख रही इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहती है, वो जेल की हवा खाने, उनके नाम के आगे एक क्रिमिनल केस लगने और भविष्य अंधकार में होने का जो है एक जो छाप उनके चेहरे पर पड़ गया दिख रहा है, उससे भयभीत है। तो कोर्ट ने बड़ा निर्णय लिया है, कोर्ट में न्याय करेंगे। मार्च को इसकी सुनवाई है, तो क्या कोर्ट और सरकार मिलकर कुछ ऐसा रास्ता निकालेगी कि सभी संतुष्ट हो, जैसा कि स्लोगन वाक्य है सबका साथ साथ? मैं अपनी तरफ से अगर कहूं, व्यक्तिगत मत कहूं, तो मैं कोर्ट पर विश्वास करता हूं। हम न्याय के उस परिपाटी को पर पूर्ण विश्वास करते हैं। ये मेरा देश, जो मेरा संविधान है, उसको एकाकार करके रखने वाला कोर्ट है और वो सबको समान दिखता है। वो दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ अन्याय भी नहीं होने देगा और सामान्य वर्ग के साथ भी जो है अन्याय नहीं होने देगा। निश्चित तौर पर इसका समाधान निकलेगा, सरकारी समाधान निकालेंगे। कोर्ट अच्छे राह पर जो चल रहा है वो उसके साथ वो एक कड़ी के रूप में, निगरानी के रूप में खड़ा रहेगा। और जो हमारा समाज है जो आज भटकाव की राह पर है, जो आपस में एक वैमनस्यता आ गई, ये दूरियां मिटेंगी और यह राजनीतिकरण न हो। मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से लोग कहना चाह रहा हूँ, इसका राजनीतिकरण न हो। ये सड़क की विषय वस्तु नहीं है, ये बातचीत के माध्यम से, निर्णयों के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से, सरकार के माध्यम से हो, एक ऐसा समाधान हो जिससे सब संतुष्ट हो और सबका जो है भविष्य उज्जवल हो।
भारतीय किसान संघ सर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही एक हिस्सा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बार 100वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और पथ संचलन जो कार्यक्रम होता है हर बार, उसको लेकर आपके इस संघ के कई जो है हमारे चैनल के माध्यम से अपील भी किए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पथ संचलन कार्यक्रम को लेकर, लोगों से क्या कहेंगे अब की बार जो 100वें वर्ष में संघ है और ये पथ संचलन हो रहा है इसको लेकर? हम गर्व महसूस करते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संगठन भर नहीं है, वो भारत की आत्मा है। अगर हम देश की बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं, भारत को मजबूती की बात करते हैं, भारत को परम वैभव पर ले जाने की बात करते हैं और भारत माता की जय करते हैं, हम जब वंदे मातरम का स्लोगन करते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि हम भारत के सबसे मजबूत नागरिक हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम करोड़ों लोगों के बीच हैं, हम सोचते हैं उस भक्ति में हम सबसे आगे हैं। इस बात को आभास अगर कोई कराता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जहां तक मेरा जानकारी है, संघ जो है व्यक्तित्व निर्माण की सबसे बड़ी इकाई है। वह व्यक्तित्व जो है किसी दुनिया के अन्य परिप्रेक्ष्य में नहीं होती, वह व्यक्तित्व जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में भी केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं होती, वो पूरी दुनिया के समृद्धि के लिए होती है। हम जब कहते हैं ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपना कोई विचार नहीं है, वह सनातन के विचारों को लेकर चलता है, वो सनातन की परिपाटियों को लेकर चलता है, उसको एकाकार करता है। हम स्वामी विवेकानंद को पूछते हैं, हम परमहंस जी को पूछते हैं, हम भगवान रामकृष्ण को पूछते हैं, हम डॉक्टर अंबेडकर साहब को भी जो पूछते हैं, तो हम पूरे देश की एक बड़ी संरचना को अपने आद्य सर संचालक जी और अपने गुरु जी के माध्यम से उनके विचारों को, उनके द्वारा दिए गए एक बड़े और सार्वभौम उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हुए काम कर रहे हैं। और किसान संघ की बात अगर हम करते हैं तो किसान संघ अनुषांगिक के रूप में उन्हीं विचारों से पल बढ़ करके आगे बढ़ा। किसानों के क्षेत्र में राष्ट्र के उन्नति के लिए, किसानों के वैभव के लिए, कृषि के वैभव के लिए निरंतर काम करता रहा है और वो आगे भी करता रहेगा। 25 तारीख को जो आपने भी चर्चा की, ये बड़ा सौभाग्य का दिन है, साल में एक बार हम लोगों को मिलता है। तो इस दिन तो हम ये नहीं करें केवल स्वयंसेवक आए, स्वयंसेवक ही नहीं समाज का हर हिस्सा उससे जुड़ता है। कोई पथ संचलन में गणवेश में होता है तो कोई फूल और जो है आरती उतारने के लिए सड़कों पर खड़ा रहता है। ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये समष्टि का काम है। और भदोही जिले के अपने सुरयामा खंड के जो कार्यक्रम होने वाला है, ये चूंकि हम लोग सुरयामा खंड में, तो इस जगह पर हम लोग 25 तारीख के कार्यक्रम को भव्य दिव्य और लोगों में ज्यादा से ज्यादा जागरूक होकर के उस दिन खड़े रहे, पूरा समाज एक साथ खड़ा रहे, इस प्रकार का जो है हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर 25 तारीख को दिखेगा नहीं। अगले सर एक व्यक्तिगत क्वेश्चन आपके लिए, 2026 में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है और 27 में भी चुनाव है, आपका क्या मूड है? क्या आप कोई इसमें से ट्राई करना चाहेंगे आप भी राजनीति में? IAS PCS की परीक्षा थोड़ी है, ये तो जनमत का खेल है। जनता के बीच काम करना है और जनता के बीच काम सिर्फ जो है चुनाव लड़के ही नहीं किया जा सकता। चुनाव तो ये परिपाटी है, देश को मजबूत बनाने की इकाई है। हमारे पास एक सत्ता का केंद्र होना चाहिए जहां से सबको जो है हम देख सके, और उसका एक जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो प्रधान हो, चाहे ग्राम प्रधान के अंदर गांव के सदस्य हों विभिन्न वार्डों के, और या विधायक हों, सांसद हों, जिला पंचायत हों, BDC हों, जो भी है हर प्रकार के, निश्चित तौर पर चुनाव लड़ना चाहिए। मैं इस बात का वाहक हूँ, इस बात मेरे परिप्रेक्ष्य में आप पूछेंगे, लेकिन वो तय व्यक्ति नहीं करता, आप तय नहीं करेंगे, हम तय नहीं करेंगे, वो समाज तय करता है। जब आप समाज में खड़े होते हो तो समाज बोलता है। लोग कहते हैं ना, जब घी मक्खन गर्म करोगे तो घी की खुशबू आती है, तो घी की खुशबू आती है। जो समाज में परिपक्व रूप से काम करते रहते हैं, वो जनता उनको आवाज बनाती है। अगर नहीं होता तो आज मोदी जी प्रधानमंत्री थोड़ी होते, आज योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थोड़ी होते। अतने अतने से लोगों को मैंने देखा है अपने समाज में, तो वो एक नाम इसलिए ले रहा हूँ, मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारत की उन संस्थाओं की बात कर रहा हूँ जिन्होंने एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दिया और एक मठ के ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने संन्यास लेकर के पूरे समाज को जो है धार्मिक रूप से और सामाजिक रूप से प्रबुद्ध कर रहे थे, उनको बागडोर दे दी। आज वो 24 घंटे काम कर रहे हैं। सबक लेना चाहिए राजनीतिक दलों और दिलों से अलग हट करके राष्ट्र निर्माण में जो उनकी भूमिका है उससे हमें सबक लेना चाहिए। अब रही सामाजिक क्षेत्र की बात, गुरु जी उन्होंने पूरे जीवन को हमारे संघ के माध्यम से अपना न्यौछावर किया, लेकिन बिना किसी प्रकार के जो है संघ में कहा जाता है ना, मैं भी स्वयंसेवक हूँ, कहा जाता है कि जिनको घर फूक तमाशा देखना है वो आ जाए। इसलिए ये एक ऐसी कड़ी है जिसमें अपना व्यक्तिगत छोड़ करके समाज के लिए खड़ा होना पड़ता है। और ऐसे हजारों की संख्या में प्रचारक हैं जो दिन रात सेवा करते रहते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना है, उन्हें प्रधान भी नहीं बनना है, लेकिन तब भी वो 24 घंटे सेवा करते हैं। उन्हें अपने माता पिता को भी देखने का समय नहीं मिलता।
मतलब सेवा के लिए जरूरी नहीं है कोई पद सेवा के लिए कोई जरूरी नहीं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है, सेवा का माध्यम बनना चाहिए। प्रक्रियाओं का मैं स्वागत करता हूँ, चुनाव होते रहते हैं, होने भी चाहिए और स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त होने चाहिए। दलगत राजनीति से अलग हटके होने चाहिए पंचायत चुनाव, और साथ में रुपए का लेन देन, वस्तु का लेन देन, चुनावों का जो है विनिमय का प्रक्रिया नहीं होना चाहिए। ये लोगों की इच्छा शक्ति से चुने गए लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं इसका सपोर्ट करता हूं कि अच्छे लोगों को भी, समाज में मजबूत लोगों को भी, मजबूत का मतलब पैसे से नहीं, जो समाज में समृद्धि लाने के लिए हर व्यक्ति के साथ जुड़े हैं, उनको भी आगे आना चाहिए। अगर आप आगे नहीं आएंगे तो भ्रष्टतंत्र तो बैठा ही है, गुंडे बदमाश बैठे ही हैं, रुपया देकर वोट लेकर के फिर उसके बाद सरकार के धन को अपने घर में रखने के लिए लोग बैठे हैं, वो करेंगे अपना काम। अच्छे लोगों को आगे अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए। अब जैसा भविष्य देखा जाएगा, जनता की मूड की वजह से अगर कहीं प्रयास हुआ, लोगों में जो है लोगों की इच्छा शक्ति रही तो जरूर रखेंगे। जो है हम सब तो तैयार बैठे रहते हैं, लेकिन हमारी अपनी भावनाएं नहीं है। हमें केवल उस तंत्र के सामने, मैंने अपने दोनों परिभाषाएं बता दी। एक चुनाव में भी उतरना है राज सत्ता की तरह, मैंने मोदी योगी जी को बताया, तो दूसरी तरफ अपने अधिकारियों की बात की, ऐसे हजारों लाखों प्रचारकों की बात की जिन्होंने अपना जीवन दे दिया है बिना लोभ बिना मोह का। तो हम तालाब धीरे धीरे विस्मरण करते जा रहे थे। एक चातुर्मास कार्यक्रम हुआ आप लोगों के द्वारा, और इतना ज्यादा उसकी चर्चा हुई मीडिया और अन्य जगहों पर कि ये पूरा मुद्दा का विषय पड़ा, और कई उसमें अनुदान भी मिले विधायक ज्ञान गुरु के द्वारा। कैसा रहा पूरा अनुभव, आगे की क्या उसको और बृहद बनाने की तैयारी है? चातुर्मास एक धार्मिक मुद्दा पर नहीं था। चातुर्मास का जो कार्यक्रम हुआ 52 बीघा तालाब पर, वो श्री हनुमान जी महावीर तीर्थ क्षेत्र है, उसका एक बड़ा प्रागैतिहासिक इतिहास है। तुलसीदास जी महाराज गोस्वामी जी का आगमन हुआ, उन्होंने उस स्थल पर बैठ करके हनुमान जी की पूजा की। समय समय पर जो है विभिन्न राजाओं ने इसकी महिमा का वर्णन अपने अपने समाज में किया। मनुष्यों ने वहां इतने बड़े तालाब में, आंचल सिंह जी का बहुत बड़ा, मैं तो उनको देवतुल्य मानता हूं, उन्होंने उस संरचना को इतना सार्वभौम बनाया, एक 52 बीघा जैसा तालाब, भव्य और दिव्य तालाब बनाया। यह समाज के लिए दो तरह का काम करता था। मैं धर्म को विज्ञान से जोड़ता हूं, क्योंकि मैं धर्म को मानता हूं, ये विज्ञान है। एक तालाब बना तो उस तालाब से तब सिंचाई के साधन नहीं थे, उससे आसपास जो है सिंचाई हुई, खेती हुई, एक साधन बना, लोगों के उठने बैठने का एक जो है स्थान हुआ, और धर्म के माध्यम से जागरण हुआ। सनातन का पताका भगवा वहां हमेशा जो है लोगों को ये शक्ति देता रहा, समृद्धि देता रहा। कतिपय लोगों ने समय के साथ साथ उसको सनातन की मजबूती को और चुप रहने को कमजोरी मान लेते हैं। हमारा धर्म बड़ा विशाल है, सहृदय है, वो सबको स्वीकार कर लेता है। कहते हैं ना कि लाख गलतियां कर लो और एक बार आप क्षमा मांग लो तो लोग उसको माफ कर देते हैं। हम गंगा को पवित्रता की मूर्ति मानते हैं, गंगा मैया में स्नान करने के बाद शुद्धि का सबसे बड़ा साधन मानते हैं। तो वैसा ही यहां भी हुआ, पुजारी जी की हत्या कर दी गई। पुजारी जी की हत्या के पहले भी, एक दशक पहले भी, एक संत की वहां हत्या कर दी गई और उनके आश्रम को उजाड़ दिया गया। समय के साथ साथ लोकतंत्र की मजबूती वोट बैंक होती है, तो लोकतंत्र की कमजोरी भी वोट बैंक होती है। कतिपय लोगों ने, मैंने आपसे कहा कि राजनीति में अच्छे लोगों का आना जरूरी है, वो सही पद से भ्रमित ना हो, उसको साधन बना करके वहां पर जबरदस्ती संप्रदाय विशेष के लोगों ने जबरन भारत के संविधान को धता बताते हुए वहां अवैध रूप से करबला बनाया। जिस तालाब पर, जिस धार्मिक स्थल पर गोस्वामी जी ने गोदान किया था, 12,000 गायों को दान किया था, उस स्थल पर करबला बना करके, बिरयानी बना करके उनकी हड्डियों को उस तालाब में डाला जा रहा है। क्या स्वीकार करेंगे आप? समाज स्वीकार करेगा? कभी स्वीकार नहीं करेगा। हमारे मन में पीड़ा है और ये पीड़ा हमने लोगों से कही। समाज जागृत हुआ, खड़ा हुआ, हमने तय किया कि पुजारी जी के हत्या का बदला हमको तमाशा बना के नहीं लेना है। कानून अपना काम करेगा, जागरूकता के साथ हम सब लगे रहे। अंत में वो हत्यारा पकड़ा गया। करबला की मुहिम चलाने वाले लोग, संप्रदाय विशेष के लोग, जिनको लगता है कि गंगा जमुई तहजीब सिर्फ वही बहाना जानते हैं, जिनको दूसरे से मतलब नहीं है, हम उनके कब्रिस्तानों में अगर मंदिर खोजना शुरू कर दें काली माता का, तो उनको कैसा लगेगा? हम उनके मस्जिदों में अगर भगवान श्री राम की जो है मूर्ति देखना शुरू कर दें तो उनको कैसा लगेगा? अगर उनको अच्छा लगता हो तो आए, हम गंगा जमुई तहजीब बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन 52 बीघा धार्मिक केंद्र था, यह किसी सरकार की संपत्ति नहीं है, यह हिंदू समाज की संपत्ति है। हम भारत के संविधान में विश्वास करते हैं, इसलिए उनके हर आदेश का पालन करते हैं। वह कतिपय भ्रष्ट और जो है गलत नियत से बनाया गया अधार्मिक मंच को हटाना हमारी प्राथमिकताओं में है। हाईकोर्ट ने भी इस बात को नोटिस किया है
और भदोही प्रशासन से कहा है कि त्वरित जो है उसका न्याय करके और तुरंत इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। मैंने वो उस गाइडलाइन को जिलाधिकारी को दे दिया है, उनके पास आ भी गया हो, मैंने अवगत करा दिया है। ये कार्रवाई करें। और मैंने जो आपसे कहा कि लोकतंत्र की जो मजबूती है उसको बनाए रखने के लिए ऐसे छोटे छोटे विषयों पर न्याय के पथ पर चलना पड़ेगा। जनप्रतिनिधियों को भी, अधिकारियों को भी, अगर वो ये सोचते हैं कि हम समाज विशेष के लिए चुप रहे हैं, न्याय करें, तो वो होने नहीं देंगे। 52 बीघा तालाब पर 4 महीने का जो हमारा धार्मिक आयोजन था वह सांस्कृतिक रूप से हमें समृद्ध बनाने के लिए था और लाखों क्षेत्र के हजारों सैकड़ों गांवों के लाखों लोगों को एक दूसरे के साथ उस मंच पर खड़ा होने का एक माध्यम था और साथ ही साथ समष्टि के लिए सबका कल्याण हो, सबके परिवार में खुशियां हो और सबको भगवान सद्बुद्धि दे, जो हमारे अधर्मी हैं उनको भी सद्बुद्धि दे। इस विचार से वह आयोजन था, बड़ा सफल आयोजन था। आप सबने बड़ी मेहनत की उसमें और लोगों ने भी उसको सराहा। आप ही बता रहे हैं कि देर तक प्रदेश तक देश तक उस बात की उस आवाज को देखा गया। तो हम तो बड़ा सौभाग्यशाली हैं कि हमें 4 महीने सीएटी में बैठने का मौका मिला। अभी हम लोग उसके विकास के पत्र भी मैं परसों गया था, मैं आपको बता रहा हूँ, लखनऊ था, भाई साहब लोग भी थे, अनूप थे और सब लोग थे। तो मैंने परिवहन मंत्री, क्या नाम है उनका, जयवीर सिंह जी, अपने प्रदेश के पर्यटन मंत्री, मैं उनसे आग्रह किया, उन्होंने अपने आग्रह को स्वीकार किया। मैं आपको भी लेटर भी दिखा रहा हूँ। उन्हें एसीएस को दिया कि उस 52 बीघे पर पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बनाया जाए। 5 करोड़ रुपए का धनराशि परम आदरणीय यशस्वी अपने विधायक विपुल दुबे जी की तरफ से, उनकी मेहनत से सरकार ने अमृत सरोवर की तरफ उसको दिया हुआ है। काम हो रहा है। हमारे स्थानीय प्रतिनिधि भी इस बात को लेकर के सचेत रहें कि हमें अपने इस सुरयावा के एक जो हमारा एक वैभव का केंद्र है, सांस्कृतिक वैभव का केंद्र है, उसको मजबूत बनाना है। पर्यटन बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर लोगों की आवाजाही होगी, धर्म और सनातन भी समृद्ध होगा, लोग भी खुशहाल होंगे। सुरयावा बड़ा सौभाग्यशाली स्थान है। यहाँ 6-6, 7-7 बड़े तालाब है नहीं कहीं पर। 1-1 इंच की जमीन के लोग जो है इसमें तरस रहे हैं। तो हमें अपनी समृद्धि को बढ़ा के रखना है। 52 बीघा तालाब के लिए पर्यटन विभाग भी कुछ न कुछ करेगा। निश्चित तौर पर हम पूरा आश्वस्त हैं। अमृत सरोवर के तहत काम हो रहा है। मंदिर पर हजारों लोगों का आना जाना, जो भय की एक वातावरण बन गया था, जो वहाँ भ्रष्टाचार के साथ साथ वो ड्रग्स, जिसकी आपने देखा कई खेप सुरयामा पकड़ी गई, वो ड्रग्स सप्लाई का केंद्र बन गया था, उससे ऊपर उठ करके अब फिर से वहाँ का वातावरण सुखद हो रहा है। हम जिलाधिकारी जी के माध्यम से, जिलाधिकारी जी को भी आपके माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि निश्चित तौर पर 52 बीघा तालाब के प्रकरण में वो न्याय दें। हाईकोर्ट ने जैसा निर्देश दिया है उस निर्देश का अक्षरशः पालन होना चाहिए, न्याय मिलेगा और निश्चित तौर पर हम आश्वस्त हैं कि वह न्याय हमारे पक्ष में होगा, वो सनातन के पक्ष में होगा और हमारे जो संस्कृति का जो एक बड़ा परिकेंद्र है वो निश्चित तौर पर सुरक्षित होगा। विभिन्न मुद्दों पर बात करने के लिए मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे काशी प्रांत मंत्री अनिल मिश्रा जी को। आप एक प्रमुख समाज सेवी भी हैं। इसी तरह हम चिकित्सा क्षेत्र से, स्वास्थ्य से, खेल से, राजनीति से, प्रशासनिक क्षेत्रों से विभिन्न लोगों को आपसे जोड़ते रहेंगे। देखते रहिए भारत क्रांति न्यूज। धन्यवाद।